अब तक तो पता चल ही गया होगा क्योंकि हमने मॉर्निंग में ही ये सेशन ले लिया था। मॉर्निंग में सेशन लिया था गोली लगने का, लेकिन अब जो जानकारी है दूर ले जाके करके देख लो एक बार। मॉर्निंग में जब सेशन लिया था तब लिया था कि साहब गोली लग गई। किनको गोली लग गई? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। जिन्हें इनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है उन्हें मैं शुरू से शुरू करके बता देता हूं कि आज भारतीय समय अनुसार लगभग सुबह 8:30 बजे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापान के भीतर ही वेस्टर्न जापान के अंदर अपनी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चुनावी सभा इसलिए क्योंकि रविवार को वहां पर उच्च सदन के चुनाव होने हैं। बहुत ही नॉमिनल भीड़ और नॉमिनल सुरक्षा के साथ जापान में ये अपनी एक भीड़ को संबोधित कर रहे थे। तो भीड़ के संबोधन के समय अचानक पत्रकार की भेष में आए हुए एक दर्शक ने कैमरे रूपी बंदूक से, बंदूक जो कि कैमरे की तरह दिख रही थी, उस बंदूक से शिंजो आबे पर गोलियां चला दी। ये मैंने आपको मॉर्निंग में ही करवाया है, लगभग 7 घंटे पहले ही मैंने आपको ये सेशन करवाया है। तो शिंजो आबे पर गोलियां चला दी और गोलियां 2 चलाई गई। दोनों गोलियां पीछे से चलाई गई और पीछे से चलाई हुई गोलियों में पहले तो वे घायल हो गए। उसके बाद डॉक्टरों के अनुसार कि उन्हें हार्ट का दौरा पड़ा। हार्ट के दौरा पड़ने से 67 वर्षीय शिंजो आबे 6 घंटे तक लगातार अस्पताल में मरने की और जीने की लड़ाई लड़ते हुए फाइनली गति को प्राप्त हो गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सारी घटना थी। इसने संपूर्ण भारत को, क्योंकि शिंजो आबे भारत के लिए बहुत खास थे। आप और हम जिस पीढ़ी के लोग हैं उन लोगों की यादों में शिंजो आबे जरूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने तस्वीरें देखी हैं, भारत की और जापान की घनिष्ठता देखी है, जापान का भारत के प्रति जो स्पेशल अफेक्शन है वो हमने देखा है। तो सूचना समय के साथ दिन भर में निकलते लगभग 3:30-4 बजे ये सूचना आ गई थी कि शिंजो आबे नहीं रहे। शिंजो आबे नहीं रहे, इससे भारत के अंदर राष्ट्रीय शोक का अनाउंस हो गया। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, लेकिन फिर भी भारत में इनको लेकर के काफी सारी यादें जुड़ी हुई थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, अपोजिशन के लीडर, दुनिया भर के नेताओं ने इनके चले जाने पर बहुत ज्यादा सांत्वना व्यक्त करी और बहुत ज्यादा दुख व्यक्त किया कि बुरा हुआ। 67 वर्ष की उम्र में, वर्ष 2020 में ही इन्होंने, जब ये 65 साल के थे तब अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इन्हें अपने शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की बीमारी का पता चला और इन्हें ये ठीक नहीं लगा कि मैं अपने पद पर रह करके जस्टिस कर पाऊंगा, इसलिए इन्होंने स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल के लिए जो जानकारी निकल करके आ रही है कि किन्होंने मारा या किसने मारा, तो एक व्यक्ति का नाम निकल के आ रहा है जो कि एक साधारण पुरुष ही है। इसके बारे किसी भी कोई आतंकी संगठन या किसी अपोजिशन का नाम निकल के नहीं आया है अभी तक। केवल यही कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति था जो शिंजो आबे की नीतियों से खुश नहीं था। शिंजो आबे की नीतियां, जो कि जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय, ये 2006 से 7 के बीच में प्रधानमंत्री रहे, 12 से 20 के बीच में प्रधानमंत्री रहे, लगभग 9 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। तो वो शिंजो आबे की नीतियों से खुश नहीं था, इसके चलते उसने गोलियां मार दी। ये दृश्य है, ये इस प्रकार से एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, आप देख सकते हैं। पीछे से इनके ऊपर गोली चलती है और ये उसी समय पर गिर पड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से खड़े होकर के ये सभा को संबोधित कर रहे हैं और इस प्रकार से गोलियां चल जाती हैं। यहाँ पर ये मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर इस चीज की जानकारी पब्लिकली दी जा रही थी और वहीं से निकल करके दुनिया भर के अंदर ये जानकारी निकलकर सामने आई। NHK न्यूज के द्वारा ही सब जगह वर्ल्ड में ये क्लिप जो है वो सर्क्यूलेट हुई कि किस प्रकार से ये घटना हुई है, वो आप देख सकते हैं। शिंजो आबे को मारने वाला व्यक्ति उनके जस्ट पीछे खड़ा था, आप इन तस्वीरों के माध्यम से उसे देख सकते हैं। ये कैमरे के अंदर बंदूक रखकर लाया था, जो बंदूक थी वो इसके कैमरे के अंदर थी। और लोगों का कहना है कि जानकारों का कहना है कि जापान में बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग गन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं या फिर जो बहुत अत्यधिक ट्रेंड हैं, उन्हें ही गन प्राप्त हो सकती है। यानी कि पूरे साल भर में 13 करोड़ की आबादी वाले जापान में एकाध ऐसी घटना होती है जो गन शूट करने के ऊपर होती है, यानी कि किसी ने किसी को गन चला के मार दिया, क्योंकि वहां गन मिलती ही नहीं है। फिर बड़ा सवाल बनता है कि इस व्यक्ति के पास गन कहां से आई जब गन इतना मुश्किल से मिलती है। और दूसरा, क्या ये जो गन एसोसिएशन आपने बताई है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति था? तो आंसर है जी नहीं। इस व्यक्ति ने खुद की बंदूक खुद बनाई है। ये सेल्फ मेड गन लेकर के आया था और सेल्फ मेड गन भी
कैमरे में रखकर लेके आया था, पत्रकार के भेष में ये यहां आकर पहुंचा था, जिसकी वजह से यह दुर्घटनापूर्ण घटना हुई। और इस वजह से ये आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को, आपको ये कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा, और इसने खुद से ही अपनी चीजें बनाई हुई थी। तो ये तो हुआ कि हम अपनी तरफ से भी, हम हालांकि देश के नागरिक होने के नाते देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऑलरेडी सांत्वना व्यक्त कर चुके हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। हम भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं कि निश्चित ही भारत के विकास में और भारत के साथ जुड़कर काम करने वालों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और आदमी चले जाते हैं भाई, इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है, समय के साथ सभी को एक दिन जाना है, लेकिन उनके काम याद रह जाते हैं। तो हमेशा याद ये रखिए कि कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि में शाश्वत नहीं है। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी अपने जीवन काल को पूरा करके चले गए, लेकिन आज भी हम ये मानते हैं कि राम और कृष्ण हमारे ही कहीं आसपास बैठे हैं। आज हम उनको जब याद करते हैं तो यही मान के याद करते हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं। इंसान रूपी शरीर में अवतार लेने के बाद भी भगवान आज हमारे पास में है। इंसानों के साथ भी यही है कि आपके कर्तव्य, आपके कर्म इतने अच्छे हों कि आपके जाने के बाद भी लोगों को यह यकीन हो कि आपके कर्मों से आप प्रेजेंट हैं, यानी कि आप अमरता अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं। शिंजो आबे ने अपने जीवन में जिस प्रकार के काम किए, निश्चित ही हम भारतीयों के लिए काफी यादगार रहेंगे। शिंजो आबे 9 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इनके कुछ उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज जब हम इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को इंडो पैसिफिक बोलते हैं, तो इंडो पैसिफिक बोलने में शिंजो आबे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडो पैसिफिक शब्द की कल्पना की थी। अमेरिका ने तो इस शब्द को फिर कॉपी मारा है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये वो व्यक्ति हैं जो कि पहली बार जापान के प्रधानमंत्री होने के नाते रिपब्लिक डे परेड के अंदर 2014 में भारत के चीफ गेस्ट बनकर आए। इनसे पहले कोई भी जापानी प्रधानमंत्री भारत नहीं आया। नंबर नेक्स्ट जो है, मतलब इन्हीं की वो शब्द थे, 2 समुद्र जब मिलते हैं तो इंडो पैसिफिक कहलाएगा। उससे पहले के लिए क्या होता था कि इंडो पैसिफिक जो है वो एशिया पैसिफिक कहलाता था, लेकिन इन्होंने इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को मिलाकर इंडो पैसिफिक कहा। ये आपके सामने इनके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद का दृश्य है। शिंजो आबे क्वाड समिट के भी बहुत बड़े समर्थक माने जाते रहे। क्वाड की मतलब एक तरह से क्वाड की मीटिंग आगे कैसे बढ़े, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान आसपास चारों आपस में मिलकर इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी कैसे स्थापित करें, इसके लिए क्वाड में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कहा जाता है कि भारत के साथ इनकी ट्यूनिंग काफी अच्छी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब इन्होंने तीसरी बार भारत की यात्रा की, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैदराबाद हाउस के अंदर समय बिताया। इसके बाद वो वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती में शामिल होने के साथ साथ गंगा मतलब इन्होंने कुछ मतलब इस तरह की तस्वीरें वगैरह भी यहां पर ली। साथ में शिंजो आबे भारत यात्रा पर जब वे आए तो गुजरात के गांधीनगर में भी भारत जापान वार्ता में वो पहुंचे। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से ये दिखता है कि वो भारत में काफी ज्यादा स्थानों पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ऑफिशियल प्रोटोकॉल तोड़कर इनको गुजरात के अंदर रिसीव किया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भी ये एक साथ पहुंचे। कुछ इस प्रकार की तस्वीरें भारत के जहन में इन्हें लेकर रहेंगी और आने वाले समय तक इनको इसी प्रकार से याद किया जाएगा। बात हो भारत और जापान के रिश्तों की, तो भारत और जापान के रिश्तों में बुलेट ट्रेन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन हो, 2+2 डायलॉग हो, या फिर चाइना के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े रहने की बात हो, शिंजो आबे हमेशा भारत के प्रमुख रूप से मुखर सहयोगी रहे। शिंजो आबे के भारत के पक्ष में जो किए गए कार्य थे या भारत के लिए उनका जो भाव था, इसके चलते भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पद्म विभूषण है, उनसे इन्हें 2021 में सम्मानित भी किया गया। जब ये प्रधानमंत्री का पद अपना छोड़ चुके थे उस समय इनको सम्मानित भी किया गया, यानी कि इंडिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। आप देख सकते हैं दुनिया भर के ट्वीट्स आपके सामने हैं, जिन ट्वीट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि दुनिया कितनी ज्यादा सैडेंड फील कर रही है इनके चले जाने से। आपके सामने ये कुछ ट्वीट्स हैं सब तरफ के, है ना। इन सभी ट्वीट्स से आपको पता चल सकता है कि किस प्रकार से दुनिया भर ने, मतलब हमने आपके सामने सारे ट्वीट्स लगाए हैं। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि आप सबके ट्वीट पढ़ें, लेकिन ये बताने के लिए कि पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में भी इतने सारे लोग ऑलरेडी थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। मतलब इंक्लूडिंग चाइना ने भी इनके खिलाफ, मतलब इनके लिए वो किया है, सब तरफ से हो रहा है। भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक इनके लिए रखा है, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, एक विद्यार्थी हैं हरदीप सिंह, कमेंट कर रहे हैं, सर नेक्स्ट न्यूज बताइए ना प्लीज, वी हैव कंडोलेंसेस बट आगे बढ़ाइए।
हरदीप सिंह, मैं आपका भाव समझ सकता हूं, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और नैतिक रूप से जिम्मेदारियां आपके अंदर अगर भाव पैदा नहीं करती हैं तो आप इस क्लास से जा सकते हैं, है ना। मतलब मुझे मेरे द्वारा अपने साथियों में एक भाव पैदा करना है, और वो भाव इस बात का है कि वो किसी ना किसी को किस तरह से याद रखें। आपकी इस तत्परता में हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट के प्रति रुचि बहुत ज्यादा हो, पढ़ने के प्रति आपकी आस्था बहुत अधिक हो। मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन आस्था के भाव में दूसरे की जो भी मतलब इस समय दिवंगत आत्मा है उसकी भी आप इतनी मतलब है ना अपने शब्दों के साथ में इतनी व्यस्तता प्रदर्शित ना करें कि ये पता चले कि आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस कम है, जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है ना। नुकसान मैं तो क्या ही पहुंचाऊंगा, लेकिन आपका व्यक्तित्व आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है बेटा, आपको अगर लग रहा है कि ये शोक संदेश ज्यादा लंबा हो गया तो शोक संदेश को शोक संदेश की तरह ना सुन के इसमें 10 महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई, उन्हें एक बार लिख के देख लो। मैं फ्लो में 10 बड़ी बातें बोल के चला गया, अगर याद हो तो एक बार लिख के देखो, है ना। चलो, यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।